या तो इस ब्रह्मांड में एलियंस हैं या फिर हम अकेले हैं। दोनों ही परिस्थितियां बहुत ही डरावनी हैं। सदियों से इंसान एलियन लाइफ की खोज में लगे हुए हैं और ऐसे में कई बार यूएफओ यानी कि अनआइडेंटिफाइड फ्लाइंग ऑब्जेक्ट्स के साइटिंग्स की रिपोर्ट दर्ज करी गई है। इन रिपोर्ट्स में कुछ सब्सटैंशियल एविडेंसेस भी मिले हैं जो कि फाउंड फुटेजेस और फोटोग्राफ्स के फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। लेकिन मेरा सवाल यहाँ ये है कि सपोज एलियन एग्जिस्ट करते भी हैं तो क्या हमें वाकई उनसे कांटेक्ट करने की कोशिश करनी चाहिए? वो खतरनाक हो सकते हैं और उनकी वजह से हमारे पूरे मानव जाति का सर्वनाश भी हो सकता है। Government officials insist that this is an isolated incident. 21वीं सदी में वैज्ञानिक प्रमाण काफी मायने रखते हैं और आज के युग में फोटोशॉप और डॉक्टर्ड इमेजेस बनाना एक आम बात है। लेकिन ये चीजें हजारों साल पहले नहीं थी और इसीलिए अगर हम इतिहास के पन्नों में झांकते हैं तो हमें एलियन और उनके एग्जिस्टेंस के कुछ इनडायरेक्ट एविडेंसेस मिले हैं। बहुत सारे एंशिएंट टेक्स्ट्स में फ्लाइंग डिस्क्स, फ्लाइंग शिप्स और उसके पैसेंजर्स का जिक्र है एंड इन सम केसेस अननेचुरल फिनोमेनन का भी जिक्र किया गया है। पहले 200 बीसी के दौरान कुछ रोमन हिस्टोरियंस ने बहुत ही अजीब चीजों की रिपोर्ट को दर्ज करा था। इन रिपोर्ट्स में अजीब से आकार के उड़ने वाले ऑब्जेक्ट्स और ग्लीमिंग फैंटम शिप्स का जिक्र था। 196 एडी में लूशियस कैसियस डियो नामक रोमन हिस्टोरियन ने सिल्वर के रेन यानी कि चांदी की बारिश का जिक्र किया था। इसे एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल लाइफ के होने का एकदम प्रिमिटिव एविडेंस कहा जा सकता है, लेकिन ये कितना सच है ये बताना पॉसिबल नहीं है। अब जब हम एंशिएंट एविडेंसेस की बात कर ही रहे हैं तो यहाँ कुछ ऐसे आर्किटेक्चर एग्जिस्ट करते हैं जिनके बारे में रिसर्चर्स और साइंटिस्ट्स को कुछ अनएक्सप्लेन्ड इंफॉर्मेशन मिला। यानी कि अगर हम लॉजिकल और प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स को सामने रखते हैं तो इनका कंस्ट्रक्शन, उसके पीछे का डिजाइन और कॉम्प्लेक्स मैथमेटिक्स एक स्ट्रेंज डायरेक्शन में इशारा करता है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ हम स्टोन हिंजेस के ऊपर ही डिस्कशन करते हैं। अकॉर्डिंग टू आर्कियोलॉजिस्ट्स स्टोन हिंजेस एंशिएंट एरा में बरियल और रिचुअल के लिए इस्तेमाल किया जाता था, लेकिन एक सेरेमोनियल प्लेस बनाने के लिए भला 22 टन के पत्थरों को 100 से भी ज्यादा मीलों की दूरी से भला कैसे और क्यों मूव किया गया होगा? अगेन लॉजिकल एक्सप्लेनेशन बताता है कि इन पत्थरों को मूव करने के लिए वुड के रोलर्स का इस्तेमाल किया गया था, लेकिन फिर भी 22,000 केजी के पत्थरों को अगर वुड रोलर्स पे लोड भी किया गया तो वो लकड़ी भी टूट सकती है। यानी कि जो लकड़ी की वो रोलर्स बनी होंगी वो भी कुछ एक बहुत ही अमेजिंग आर्किटेक्चर होगा, है ना? काफी कंफ्यूजिंग। वेल, आज के एडवांस टेक्नोलॉजी जैसे कि ड्रोन्स और जियो मैपिंग के द्वारा हमें यह भी पता चलता है कि स्टोन हिंज एक और भी बड़ी स्ट्रक्चर का हिस्सा था। इस बड़े स्ट्रक्चर में उसके आसपास कुछ और भी बड़े कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स थे और ये एक बार में नहीं बल्कि 1000 सालों के ड्यूरेशन में थोड़ा थोड़ा करके बनाया गया था। बट द क्वेश्चन रिमेन्स कि भला ऐसी चीज ह्यूमंस ने क्यों और कैसे बनाया? और यहीं पे आता है एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल इन्वॉल्वमेंट का एविडेंस। अब ऐसे स्ट्रक्चर सिर्फ ब्रिटेन में ही नहीं बल्कि दुनिया के अलग अलग कोने में है। जैसे एक एग्जांपल है रसिया का आर्काइम। स्टोन हिंजेस के स्ट्रक्चर के बारे में भी काफी सारे स्पेकुलेशंस हैं, जैसे कि ये कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स में बनाए गए स्ट्रक्चर असल में हमारे गैलेक्सी मिल्की वे को रिप्रेजेंट करती है, लेकिन ये भी बस एक थियरी ही है एंड कैन बी अ बिट एग्जैजरेटेड। ऐसा मैं इसलिए कह रहा क्योंकि उन दिनों लोगों को मिल्की वे के बारे में नहीं पता होता था, लेकिन अगर उन्हें पता था तो क्या वो रियल लोग थे या फिर एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल? नाउ आर्किटेक्चर एविडेंसेस में पिरामिड्स को भी एलियंस द्वारा बनाए जाने के बिलीफ कुछ लोगों में प्रचलित है, लेकिन हमारे पास ऐसे न्यूमरस टेक्स्ट्स और इजिप्शियन रिकॉर्ड्स एग्जिस्ट करते हैं जहां पिरामिड्स को बनाने के लिए यूज किए गए टूल्स और टेक्नोलॉजी का डिटेल में वर्णन किया गया है। इसीलिए पिरामिड में हम एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल इन्वॉल्वमेंट की बात नहीं कर सकते। We will continue to keep you informed as this story. 1976 में वाइकिंग मार्स लैंडर ने कुछ बायोलॉजिकल एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया था यूजिंग मार्शियन सॉइल। इन टेस्ट्स में लिविंग क्रीचर्स के एग्जिस्टेंस के बारे में पता लगता एंड सरप्राइजिंगली उनको एक पॉजिटिव टेस्ट रिजल्ट मिला। अब इस टेस्ट के प्रोसीजर को शॉर्ट में बताया जाए तो ये टेस्ट लिविंग क्रीचर्स द्वारा बनाए जाने वाले मेटाबॉलिक प्रोडक्ट्स को डिटेक्ट करता है, लेकिन ऐसे टेस्ट एक बार नहीं बल्कि मल्टीपल टाइम्स किए जाते हैं टू इंश्योर 100% करेक्ट रिजल्ट्स। और इसके बाकी के टेस्ट्स में उन्हें कोई भी ऐसी लाइफ का साइन डिटेक्ट नहीं हुआ, लेकिन हाँ पॉजिटिव टेस्ट रिजल्ट कुछ तो मिला था। इसीलिए आज भी साइंटिस्ट के बीच में इस बारे में काफी आर्ग्यूमेंट होते रहता है, क्योंकि कुछ टेस्ट अगर पॉजिटिव आ रहा है तो उसका कुछ तो मतलब जरूर होगा, ऑल्दो ज्यादातर केसेस नेगेटिव थे। नाउ एक पॉसिबिलिटी हो सकती है कि जो पॉजिटिव रिजल्ट हमें मिला था वो प्रोबेबली माइक्रोब्स के प्रेजेंस की वजह से था और इससे हमें ह्यूमंस
ह्यूमंस जैसे डेवलप्ड और इवॉल्व टाइप फॉर्म्स का कोई एविडेंस नहीं मिलता। हाउएवर ये साइंस और ह्यूमंस के लिए एक पहल ही थी जिससे वो कुछ और अनडिस्प्यूटेड एविडेंस कलेक्ट कर सके। दो 2017 में पहली बार यूएस नेवी ने कुछ क्लिप्स को ऑफिशियली डीक्लासिफाई यानी कि पब्लिक कर दिया। इन 3 क्लिप्स का नाम था फ्लेयर, गो फास्ट और गिम्बल, और ये यूएस नेवी के कमांड वेबसाइट पे पोस्ट किए गए थे। सरप्राइजिंगली ये सारे पायलट एनकाउंटर्स के रिकॉर्डिंग्स थे। पहली क्लिप नवंबर 2004 में रिकॉर्ड की गई थी। दूसरी और तीसरी वीडियो जिनका नाम गो फास्ट और गिम्बल था, उन दोनों को 2015 में रिकॉर्ड करा गया था। इन क्लिप्स में हम एक विंगलेस फ्लाइंग ऑब्जेक्ट को देख पाते हैं, विच इज सरप्राइजिंग सिंस हमारे नोन फिजिक्स के हिसाब से कोई भी फ्लाइंग ऑब्जेक्ट को विंग्स या प्रोपेलर्स की जरूरत होती है, और इस अजीब सी क्राफ्ट में ऐसा कोई भी पार्ट नहीं था। और तो और इनके शेप टिक टैक जैसी दिखती है, और इसी वजह से साइंटिस्ट इसे टिक टैक नाम से रेफर करने लगे। अपार्ट फ्रॉम द स्ट्रक्चर, ये उड़ने वाली टिक टैक हाइपरसोनिक स्पीड से ट्रैवल कर रही थी, और वो थाउजेंड्स ऑफ फीट की हाइट से कुछ ही सेकंड्स में ड्रॉप कर रही थी। बेसिकली मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि इस क्राफ्ट की जो टेक्नोलॉजी थी वो हम ह्यूमंस के टेक्नोलॉजी से काफी ज्यादा एडवांस थी। ऑब्वियसली ये क्राफ्ट ह्यूमंस द्वारा डिस्कवर की गई लॉज ऑफ फिजिक्स को फॉलो नहीं कर रही थी, विच मेक्स अस क्वेश्चन, क्या साइंस के लॉज भी अलग प्लैनेट्स पे चेंज हो जाते हैं? इन एनी केस, ये फ्यूचरिस्टिक टेक्नोलॉजी एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल बीइंग के होने का एक बहुत बड़ा सबूत हो सकता है। हाउएवर, बहुत लोग इसके ऑथेंटिसिटी और जेन्युइननेस पे सवाल करते हैं। इनफैक्ट ये तो हमारे लिए भी बोलना डिफिकल्ट है कि ये क्लिप्स कितने जेन्युइन हैं। वैसे इस एयरक्राफ्ट की डिजाइन को लेकर हम खुद ऐसी एयरक्राफ्ट बनाने में लगे हैं, और अगर ऐसा होता है तो शायद वो फुटेज भी जेन्युइन ही रहा होगा। medical. 1977 के दौरान ओहायो स्टेट यूनिवर्सिटी का बिग ईयर रेडियो टेलीस्कोप एक स्ट्रॉन्ग सिग्नल को डिटेक्ट करती है, और ये सिग्नल थी 6EQUZ5, और ये रिकॉर्ड हुआ था सैजिटेरियस नाम के एक कॉन्स्टलेशन के पास से। पहले तो सारे साइंटिस्ट एकदम कंफ्यूज हो गए, लेकिन अगर इस कोड को सिग्नल के स्ट्रेंथ के फॉर्म में एनालाइज किया जाए तो इट वाज साइंटिफिकली रिलेवेंट एंड ए ग्रेट डिस्कवरी। ऑब्वियसली ये कोड काफी कॉम्प्लेक्स थी। इनफैक्ट बहुत लोगों ने ऑल्टरनेटिव थ्योरीज दी रिगार्डिंग इट्स ओरिजिन, और एक ध्यान देने वाली बात यह है कि सिग्नल जिस रेडियो फ्रीक्वेंसीज में ट्रांसमिट की गई थी वो अर्थ पे बैंड है इंटरनेशनली, विच मींस ह्यूमंस के लिए ऐसी एक फेक सिग्नल को जनरेट करना पॉसिबल नहीं है। अब बात करें इसके नेमिंग की, तो जब एस्ट्रोनॉमर जेरी अहमन को पहली बार 1977 में ये सिग्नल मिला तो उनको ये इतना इंटरेस्टिंग लगा कि उन्होंने वाओ शब्द सिग्नल के पास लिख दिया, और उसी से इसका नाम पड़ गया द वाओ सिग्नल। नाउ इट्स क्वाइट पॉसिबल कि ये किसी तरह की शरारत भी हो सकती है। इनफैक्ट किसी के पास एक्सेस होगा तो उसने इस तरह के ऑल्टरनेट फ्रीक्वेंसी पे भेजा होगा, लेकिन कई लोग इसे एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल लाइफ का एविडेंस भी मानते हैं। अब जब बात एलियंस की हो रही और वहां हम एरिया 51 को डिस्कस ना करें, ऐसा कैसे हो सकता है? वेल, एरिया 51 से एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल इंटेलिजेंस का नाता और उससे रिलेटेड कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज पूरी दुनिया में प्रचलित है। मैंने अपने एक वीडियो में डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन दिया है रिगार्डिंग द ओरिजिन ऑफ एरिया 51। साथ ही वहां मैंने डिस्कस किया था कि उस जगह पे एग्जैक्टली किस टाइप की एक्सपेरिमेंट्स और एक्टिविटीज चलाए जाते हैं। उस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन या आई बटन में कहीं तो मिल जाएगा। फिलहाल इस वीडियो में हम एरिया 51 से रिलेटेड एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल लाइफ के थियरीज को क्लोजली एनालाइज करेंगे एंड स्पेसिफिकली बात करेंगे प्रोजेक्ट ब्लू बुक की। अगर हम यूएस के नेशनल आर्काइव्स के इस वीडियो में देखते हैं तो मेजर जनरल जॉन सैमफर्ड, जो एयरफोर्स डायरेक्टर ऑफ इंटेलिजेंस थे, उन्होंने 1952 में ओपनली एडमिट किया था कि रिपोर्टेड साइटिंग्स में से कुछ केसेस को वो सेटिस्फैक्टरीली जस्टिफाई नहीं कर पाए। बात करें मेजर कीहो के स्टेटमेंट की, तो इट वाज सरप्राइजिंगली सिमिलर टू द डिस्क्रिप्शन ऑफ यूएफओस जो कि 20th सेंचुरी में यूएस नेवी ने डीक्लासिफाई की थी, जिनको हमने इसी वीडियो में पहले डिस्कस कर रखा है। 1952 में ही यूएस एयरफोर्स ने यूएफओस को साइंटिफिकली स्टडी करने के लिए प्रोजेक्ट ब्लू बुक को अंजाम दिया। 1969 तक प्रोजेक्ट ब्लू बुक ने जो कंक्लूड किया उसको अगर हम समराइज करते हैं तो जो भी यूएफओ और एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल लाइफ से रिलेटेड एविडेंसेस एजेंसी के हाथ लगे थे उनसे एलियंस के एग्जिस्टेंस के बारे में हमें कोई कॉन्क्लूसिव एविडेंस नहीं मिलता। अब यहां मेंशन कर दूं कि प्रोजेक्ट ब्लू बुक से पहले 1947 में प्रोजेक्ट साइन और 1948 की प्रोजेक्ट ग्रज में भी सिमिलर कंक्लूजन्स दिए गए थे।
अब कुछ ग्रुप्स को प्रोजेक्ट ब्लू बुक की ये कंक्लूजन एक कवर अप की कोशिश लग रही थी एंड इन देयर ओपिनियन यूएस गवर्नमेंट मानो एविडेंसेस को देख के भी मानने को तैयार नहीं है कि वो यूएफओ साइटिंग से एलियन का कोई भी संबंध हो सकता है। इसी वजह से कॉन्डोन कमेटी 1966 में लग गई, लेकिन यहाँ पे भी यूएफओज के फिनोमिनन को मास हिस्टेरिया करार दिया गया, यानी कि ये सिर्फ लोगों की थियरीज है, सच नहीं है। नाउ डिस्पाइट ऑल द थियरीज अबाउट कवर अप, यूएस गवर्नमेंट ने इससे रिलेटेड कुछ लॉजिकल एक्सप्लेनेशन भी सामने रखे हैं। फर्स्टली, एरिया 51 की टॉप सीक्रेट और सेंसिटिव इंफॉर्मेशन की नेचर की वजह से ही लोग इसके बारे में और भी ज़्यादा जानना चाहते हैं और वो काफ़ी क्यूरियस हो गए हैं। लेकिन हमें एक बात ध्यान रखनी चाहिए कि ये एक टेस्टिंग ग्राउंड है एंड अकॉर्डिंग टू द अथॉरिटीज यहाँ नए और एडवांस टेक्नोलॉजी के एयरक्राफ्ट्स की टेस्ट की जाती है। साथ ही ये मिलिट्री और डिफेंस सिस्टम का एक अहम हिस्सा है। ऑब्वियसली हर कंट्री स्पेशली सुपर पावर्स लाइक यूएस अपनी मिलिट्री इंफॉर्मेशन को कॉन्फिडेंशियली रखना चाहेगी ना, वो क्यों लोगों को बताएगी। एट द सेम टाइम प्रोजेक्ट एक्वाटोन के तहत यूएस गवर्नमेंट एक ऐसा एयरक्राफ्ट बनाने की कोशिश में थी जो इतने ऑल्टीट्यूड में उड़ सके कि उसके ओपोनेंट उसे ढूंढ ही नहीं सके। ऐसे में जब एरिया 51 के आसपास नए और विचित्र शेप के एयरक्राफ्ट या ड्रोन उड़ते हुए दिख जाते हैं तो लोग उसे एलियन से कनेक्ट करके एलियन थियरी को बढ़ावा देने लग जाते हैं। सोच के देखो, आज से 20 साल पहले अगर मैं आपको ड्रोन का कॉन्सेप्ट बताता तो आप भी बोलते कि ये क्या फालतू चीज़ है, लेकिन आज ड्रोन कितना कॉमन है। तो हो सकता है ऐसी ही फ्यूचरिस्टिक टेक्नोलॉजी को इस जगह पे टेस्ट किया जाता है और उसे ही देख के लोग सोचते हैं कि अरे ये तो एलियन टेक्नोलॉजी है। अब यूएस मिलिट्री के लिए ये एलियंस और यूएफओज वाली थियरी काफ़ी बेनिफिशियल थी क्योंकि इससे उनके एक्चुअल इंटेंशंस का किसी को भी पता नहीं चलता था। शायद यही वजह है कि टाइम टू टाइम वो भी इस एलियन मिस्ट्री वाले टॉपिक को हवा देते रहते हैं और यही वजह है कि मैं पर्सनली इसे कॉन्क्लूसिव एविडेंस नहीं मानूंगा। If you come in contact with the infected, seek immediate medical attention. प्रोजेक्ट ब्लू बुक में एक इंटरेस्टिंग केस को स्टडी किया गया था विच वॉज द बेटी एंड बार्नर हिल इंसिडेंट। ये दुनिया की पहली एलियन अबडक्शन की रिपोर्टेड केस थी और यही वजह है कि इस केस को काफी हवा मिली थी। तो कहानी के मुताबिक बार्नर और बेटी हिल नायग्रा फॉल पे वेकेशन मनाने के बाद लौट रहे थे। अचानक बेटी पहाड़ों से एक फॉलिंग स्टार को देख पाती है, लेकिन सरप्राइजिंगली ये फॉलिंग स्टार फॉल नहीं कर रही थी बल्कि ये आसमान में और भी हाइट गेन कर रही थी और उसका मूवमेंट एक एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जेक्ट के जैसा लीनियर नहीं था। ट्विन माउंटेन एरिया में जब हिल्स कपल अपने कार को रोक के अपने दूरबीन से उस ऑब्जेक्ट को स्टडी करने की कोशिश करते हैं तब उनको एक अजीब सी शेप की फ्लाइंग ऑब्जेक्ट दिखती है और तभी अचानक मानो उस क्राफ्ट को पता चल गया कि उन्हें कोई देख रहा है, क्योंकि इस बार वो क्राफ्ट हिल्स की तरफ उतरने लगता है। ऐसे में बेटी और बार्नी विदाउट एनी फर्दर डिले ड्राइव करके वहां से हटने की कोशिश करते हैं, लेकिन अब तक ये फ्लाइंग ऑब्जेक्ट उनके कार के ऊपर मिड एयर में आकर रुक चुकी थी। अकॉर्डिंग टू बार्नी स्टेटमेंट, उन्होंने कुछ ह्यूमनॉइड फिगर्स को देखा जो कि ब्लैक यूनिफॉर्म पहने हुए थे। उन्होंने स्पेस क्राफ्ट के बारे में कुछ अनअर्थली डिस्क्रिप्शन दिया और उनका कहना था कि एलियंस ने इन्हें किडनैप करके इनके ऊपर कुछ मेडिकल एक्सपेरिमेंट्स करे। इन एक्सपेरिमेंट्स का डिस्क्रिप्शन उन्होंने काफी ग्राफिक वे में दिया एंड देन उनका कहना था कि एलियंस ने उन्हें छोड़ दिया। अब ऐसे में इन दोनों को हिप्नोटाइज करके इनसे बातें निकलवाने की कोशिश की गई, लेकिन वहां भी ये चीजों को सेम तरह से डिस्क्राइब कर रहे थे या फिर इन्हें चीजें याद नहीं थी। नाउ हिप्नोथेरेपी से बेटी और बार्नर हिल्स को उनके अपने लॉस्ट मेमोरीज को याद कराने की भी कोशिश की गई थी। इनफैक्ट उनके फटे हुए कपड़ों पे फॉरेंसिक टेस्ट्स भी किए गए थे, लेकिन इनसे कोई भी सॉलिड एविडेंस नहीं मिला। अकॉर्डिंग टू देयर स्टेटमेंट्स, इन्वेस्टिगेटर्स को एक मिसिंग टाइम का पता चला, यानी कि एक ऐसे टाइम पीरियड की बात हो रही है जिस दौरान हिल्स कपल्स के साथ क्या हुआ वो उन्हें याद ही नहीं आ रहा था, मानो वो वक्त उनके जिंदगी से कहीं खो गया हो। नाउ जस्ट लाइक ऑल ऑफ द केसेस, इस केस को कई लोग झूठ मानते हैं और उनका कहना है कि ये सब मीडिया अटेंशन के लिए किया गया। वहीं कई लोग इसे सच मानते हैं और उनके हिसाब से ये एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल एविडेंस के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। हिप्नोटिस्ट बेंजामिन सिमन ने अपने हिप्नोसिस के बाद एमनीजिया की एक पॉसिबिलिटी होने का भी इंडिकेशन दिया, लेकिन इन सेशंस में और भी ऐसे कुछ डिटेल सामने आए जिससे ये तो क्लियर था कि इन दोनों को किसी भी तरह का मेंटल डिसऑर्डर नहीं था। एंड इसीलिए आज भी बेटी एंड बार्नर हिल इंसिडेंट को एक फिनोमिनल केस माना जाता है। तो अब जबकि आपको मैंने एलियन से रिलेटेड इतने सारे इन्फॉर्मेशन और केसेस बता दिए हैं, चलिए हम और आप मिलकर कुछ थियरीज पे बातें करते हैं। अगर इन सारे केसेस को देखा जाए तो इनमें एक बात कॉमन है और वो ये कि अगर एलियंस एग्जिस्ट करते हैं तो वो हमसे काफी एडवांस्ड हैं। ऐसा इसीलिए क्योंकि सपोजिटली हजारों साल पहले उन्होंने हमारे ऐसे स्ट्रक्चर्स को अंजाम दिया जिसे हम आज भी स्टडी ही कर रहे हैं। तो अगर ये एलियंस इतने एडवांस्ड हैं तो वो आज तक हमें कैप्चर क्यों नहीं कर लिए? साथ ही हम ही क्यों उन्हें ढूंढ रहे हैं? बिकॉज दे आर अ लॉट मोर पावरफुल।
अब इस पॉइंट को बैटल करने के लिए एक जू हाइपोथेसिस एग्जिस्ट करती है, जिसका मानना है कि एलियंस हमें अपने सर्विलियंस में रखे हैं एंड वी आर स्टक ऑन अर्थ एज एक्सपेरिमेंटल गिनी पिग्स। जी हाँ, जैसे जू में एनिमल्स को कैद किया जाता है, वैसे ही हम ह्यूमंस को अर्थ में कैद किया गया है टू सी कि हम लोग कैसे इवॉल्व करते हैं, कैसे सर्वाइव करते हैं और कितना डेवलप होते हैं। दूसरी थ्योरी यह है कि एंशिएंट स्क्रिप्चर्स में जिक्र किया गया एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल इन्वॉल्वमेंट और कुछ नहीं बल्कि उस टाइम के लोगों की इमेजिनेशन रही होगी। जी हाँ, जैसे इजिप्शियंस और बाकी कल्चर्स अपने गॉड्स का काफी डिटेल में वर्णन करते हैं एज इफ उन्होंने गॉड्स को सामने से देख रखा है, बट इट्स क्वाइट इम्प्रॉबेबल कि गॉड्स एग्जिस्ट करते भी हैं तो वो आम लोगों के सामने ऐसे आए होंगे। सो बेसिकली एलियंस के एग्जिस्टेंस की ड्राइंग्स और कुछ नहीं बल्कि फोकलोर्स के तौर पर रिकॉर्ड करी गई होगी बेस्ड ऑन पीपल्स इमेजिनेशन। अब कुछ थियरिस्ट तो ये भी मानते हैं कि इजिप्शियन गॉड्स वे एक्चुअली एलियंस जो ह्यूमंस के बीच में रहा करते थे एंड इन देयर आफ्टर लाइफ ह्यूमंस उनसे फिर से मिल सकते हैं और इसीलिए इतने मासिव टूम्स यानी कि पिरामिड्स को खड़ा किया गया। सेम एक्सप्लेनेशन डिफरेंट कल्चर्स के लिए भी है कि उन सब के भगवान और कोई नहीं बल्कि एलियंस थे जो कि यहाँ आए थे और उन्होंने ही ह्यूमंस को रास्ता दिखाया। वो फिलहाल हमसे बहुत ही डेवलप्ड है और कहीं तो रह रहे हैं और हम पे नजर रख रहे हैं। बेसिकली देखा जाए तो यहाँ प्रो द मोशन और अगेंस्ट द मोशन दोनों ही जगह काफी थियरीज एग्जिस्ट करती है। तो ऐसे में मैं आपको कितनी ही थियरीज बताऊं, इसलिए मैं आपसे ही पूछना चाहता हूं कि आप एलियन लाइफ में भरोसा करते हैं या नहीं। अगर करते हैं तो किस तरह के लाइफ में भरोसा करते हैं और आपको क्या लगता है कि एलियंस कैसे हैं? क्या वो हमसे ज़्यादा डेवलप्ड है, क्या वो हमसे कम डेवलप्ड है, या फिर वही हमको कंट्रोल कर रहे हैं? आप अपने जवाब हमें कमेंट्स में बताएं। साथ ही अगर आपके पास कुछ और केसेस है तो उसका जिक्र भी कमेंट में ज़रूर करें। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी और अगर ऐसा है तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। जाने से पहले मैं आपको याद दिला दूं कि डिस्क्रिप्शन और कमेंट में दी गई पहली लिंक पर क्लिक करके आप बाइनोमो ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं और वहां आप मेरा कोड XZ155 जरूर यूज कीजिएगा टू डबल योर डिपॉजिट। आई एम ए बाइनोमिस्ट, आर यू? ऐसे ही और वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल हॉन्टिंग ट्यूब को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा दीजिएगा क्योंकि हम अपने चैनल पे ऐसे वीडियोस लाते रहते हैं। पीस।